फ्रेंड्स, बहुत सारे नए इन्वेस्टर ने एलआईसी के माध्यम से इस मार्केट में एंट्री की, लेकिन उनकी एंट्री ही उनके लिए एक गले की फांस बन गई। यानी आप देखोगे तो एक बहुत बड़ी एक कहावत है कि सर मुड़ाते ही ओले गिरना, बिल्कुल वही हुआ है एलआईसी के नए शेयर होल्डर के साथ में। जिन्होंने भी एलआईसी में निवेश किया वो सारे के सारे बेसिकली एलआईसी के पॉलिसी होल्डर हैं, जिन्होंने बरसों से एलआईसी पे भरोसा किया था और उसी भरोसे के ऊपर उन्होंने विश्वास करके एलआईसी के आईपीओ में निवेश किया था। उनको लगा था कि कम समय में बहुत अच्छा हम पैसा कमा लेंगे एलआईसी के शेयरों से, और सबकी तमन्ना थी कि हम लिस्टिंग गेन लेके निकल जाएंगे, लेकिन बिल्कुल उलट हुआ। किसी को भी मौका नहीं मिला बाहर निकलने का। अब क्या संभावना बन रही है? क्या एलआईसी के इन शेयरों में जिसने भी निवेश किया है आने वाले समय उनको लॉस होने वाला है और ज़्यादा, या फिर तेज़ी बन सकती है? क्योंकि सबसे बड़ी हिम्मत उस समय टूट गई जब फ्राइडे के दिन बाजार में 1500 पॉइंट की भयंकर तेज़ी बनी। उसके बावजूद भी एलआईसी के शेयरों में गिरावट देखने को मिली, और इस गिरावट को देख के लोगों के मन में ऐसे बहुत सारे सवाल उठ रहे कि क्या यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, क्या किसी तरह से हमें फंसाया जा रहा है, क्या हमारे साथ में कोई खेल खेला जा रहा है। ऐसे बहुत से सवाल रिटेल इन्वेस्टर के मन में अब उठ रहे हैं। क्योंकि आप देखोगे जितनी शानदार तेज़ी बनी उसके हिसाब से भी अगर शेयर में तेज़ी नहीं आ रही है तो उसके पीछे वजह क्या है? क्या जानबूझ के शेयरों को और नीचे लाया जा रहा है ताकि फिर यहाँ पे बड़े फंड हाउस एंट्री कर ले? क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि एलआईसी के शेयरों में इतनी गिरावट क्यों हो रही है, जबकि एलआईसी खुद बहुत बड़ा मार्केट का एक इन्वेस्टर है। उनको मार्केट के सारे तौर तरीके पता है, किस तरह से शेयरों की प्राइस बढ़ती है और किस तरह से शेयरों की प्राइस गिरती है। जब गिरते बाजार को एलआईसी अकेला थाम के खड़ा रख सकता है, बाजार को फिर से ऊपर ला सकते हैं, तो अपने शेयरों को वो क्यों गिरने दे रहा है? तो क्या इसके पीछे कुछ राज है? ये सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और गवर्नमेंट आखिर क्या कर रही है? क्या गवर्नमेंट राहत देगी कुछ लोगों को? जिस तरह से उनका लॉस हुआ है उस लॉस की भरपाई के लिए कुछ कर सकती है सरकार? तो बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और आखिर रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? क्या शेयरों को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना है या फिर लॉस बुक करके निकल जाना है? जो नए इन्वेस्टर आए वो क्या करें? बाजार में क्या और कई जगह पे एंट्री करें या फिर वेट एंड वॉच करें? सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक बार कारोबार को देख लेते हैं। तो एलआईसी का शेयर फ्राइडे के दिन 848 पर ओपन हुआ और इसने लो बनाया 825 का, हाई है 856 का, और अंत में जो क्लोजिंग है वो 825 पर है, नीचे की तरफ है। ये सबसे बड़ी चिंताजनक बात है कि एक तरफ तो बाजार में शानदार तेजी, उसके बावजूद भी 1.85% की बड़ी गिरावट हो गई। और इसी से लोगों को अब ज़्यादा चिंता होने लगी कि आखिर ये स्टॉक इतना नीचे क्यों जा रहा है, क्या इसकी जो वैल्यू रखी गई थी क्या वो गलत है। यहाँ पे अगर आप बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 54,326 पर वापस आ चुका है, जहाँ पे 1,534 पॉइंट की शानदार तेजी देखने को मिली, यानी 2.91% अप था बीएसई सेंसेक्स। और ये जो तेजी बनी इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है एफआई की। एफआई ने बाजार में फिर से जो बिकवाली थी उसको थोड़ा सा कम कर दिया है। आप देखोगे तो इन्होंने काफ़ी बड़ी बिकवाली की थी 19 तारीख को करीब उनकी 5,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास की बिकवाली थी। लेकिन फ्राइडे के दिन उनकी जो बिकवाली थी उसमें काफ़ी कमी आई। उनकी जो बिकवाली थी वो मात्र 1200 करोड़ रुपीज़ के ऊपर रह गई, और इसी वजह से तेज़ी बनती हुई हमें दिखाई दी। और सामने हमारे बड़े फंड हाउस ने करीब 2100 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी की, और नतीजा ये रहा कि शानदार हमें तेज़ी देखने को मिली। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि एलआईसी अपने शेयरों को क्यों गिरने दे रहा है, जबकि एलआईसी तो बाजार का बहुत बड़ा इन्वेस्टर है। एलआईसी के खुद के करीब 9.5 लाख करोड़ रुपीज़ लगे हुए हैं स्टॉक मार्केट में, और लगभग पूरे बाजार के अंदर 4% की हिस्सेदारी अकेली एलआईसी की है। एलआईसी ने बहुत सारी कंपनियों के बड़ी बड़ी हिस्सेदारी लेकर रखी हुई है, और जिससे लगता है कि एलआईसी खुद एक बहुत मजबूत संस्था है। और दूसरे सारे म्यूचुअल फंड के सामने एलआईसी सबसे बड़ा एक म्यूचुअल फंड है। अब यहाँ पे एलआईसी को खुद को बहुत लॉस हो गया है और उनका खुद का जो स्थान था वो नीचे आ गया है। तो एलआईसी का जब आईपीओ लिस्ट हुआ था उस समय जो कंपनी का, जो इनका 5वीं सबसे बड़ी इंडिया की मार्केट में लिस्टेड कंपनी थी, उसकी जगह पे नीचे आ गई है पायदान, और अब हिंदुस्तान यूनिलीवर उससे ऊपर निकल गई है। तो आप देख लो कि एलआईसी को खुद इसमें बहुत बड़ा लॉस हो गया है, उसकी गुडविल खराब हो गई है, और ऊपर से उसके मार्केट कैप में भी बहुत ज़बरदस्त धुलाई हुई है। तो ऐसे में आपको ये देखना चाहिए कि एलआईसी आखिर क्यों कुछ कदम नहीं उठा रही है। अगर आप देखोगे तो एलआईसी की बहुत सारी कंपनियों में बड़ी बड़ी होल्डिंग है। यहाँ पे आप देखोगे तो कैनरा बैंक में इनकी होल्डिंग है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बहुत बड़ी होल्डिंग है, फिर आप देखोगे तो डीसीएम नोवेल में इनकी होल्डिंग है, जीएसडब्ल्यू स्टील में इनकी होल्डिंग है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज में इनकी होल्डिंग है। आप देखोगे फिर इनकी सिटी यूनियन बैंक में भी बहुत अच्छी होल्डिंग है, एमएमटीसी में एलआईसी की होल्डिंग है, आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड में एलआईसी ने अपनी होल्डिंग लेकर रखी हुई है,
अबान ऑफ्सवेयर लिमिटेड में एलआईसी की होल्डिंग, इंडियन ओवरसीज बैंक में आप देखोगे एलआईसी ने अपनी होल्डिंग लेकर रखी हुई है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आईडीबीआई बैंक के अंदर तो 49.24% की होल्डिंग अकेली एलआईसी का, यानी एक तरह से कह दो आईडीबीआई बैंक को पूरा कंट्रोल करती है एलआईसी। इसके बाद अगर आप देखोगे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, एलआईसी की ही कंपनी है जो पहले मार्केट में लिस्टेड है, उसमें भी 45.24% की हिस्सेदारी एलआईसी की है। आईटीसी इंडिया की सबसे बड़ी टोबैको कंपनी और ऊपर से जो एफएमसीजी सेक्टर में बहुत ही मजबूत दावेदारी के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है, उसमें बहुत ही बड़ी यानी 16.21% की अकेली होल्डिंग एलआईसी की है। एक तरह से कहे तो एलआईसी मालिक है आईटीसी का। फिर हिंदुस्तान कॉपर में आप देखोगे तो 14.22% की बहुत बड़ी हिस्सेदारी, एनएमडीसी में 14.16% की हिस्सेदारी है, एमटीएनएल में 13.12% की हिस्सेदारी एलआईसी की है, लार्सन एंड टुब्रो में 12% की हिस्सेदारी, ऑयल इंडिया में 11.85% की अकेली स्टेक एलआईसी की है। तो आप देखोगे एलआईसी कितना बड़ा मार्केट में एक बहुत सारी कंपनियों पर खुद का इनका कंट्रोल है। एक तरह से देख लो रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी अच्छी खासी इनकी स्टेक है, इन्फोसिस के अंदर आप देखोगे, टाटा कंसल्टेंसी में यानी टीसीएस में आप फिर देखोगे आप तो आईसीआईसी बैंक लिमिटेड के अंदर, हिंदुस्तान यूनिलीवर में, और आप देखो तो ओएनजीसी में, हर जगह पे एलआईसी की हिस्सेदारी है। तो इतनी बड़ी हिस्सेदारी के बावजूद एलआईसी खुद अपने शेयर को क्यों नहीं संभाल पा रहे? यहाँ आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर में एलआईसी की हिस्सेदारी, एबीबी इंडिया में, हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड में एलआईसी की अच्छी खासी हिस्सेदारी है, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में, बॉम्बे डाइंग में एलआईसी ने हिस्सेदारी लेकर रखी हुई है। फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड और भारत बिजली लिमिटेड, इस तरह से बहुत सारी कंपनियों में एलआईसी की हिस्सेदारी है। और 2008 में आपको पता होगा जब बाजार पूरी तरह से क्रैश कर गया था, तब उस बाजार को फिर से खड़ा करने की ताकत एलआईसी के पास थी और उसी ने उस ताकत का इस्तेमाल करके एलआईसी ने बाजार को फिर से ऊपर लाया। तो क्या ऐसे में ही प्राइस गिरती रहेगी? नहीं गिरेगी, बहुत जल्द यहाँ पे आपको बड़ी तेज़ी होती हुई दिखा देगी। और जो रिटेल इन्वेस्टर है वो इसमें अपने आप को ठगा सा महसूस करेंगे अगर वो इसमें से अपने शेयर बेच के निकल जाते हैं। आप ये समझ लो कि जल्द ही एलआईसी में बड़ी तेज़ी बननी शुरू होगी। ये एक तरह से अब देखो तो एलआईसी अपनी नई शुरुआत है, एलआईसी खुद यहाँ पे अपने शेयर खरीद नहीं सकता क्योंकि अभी एलआईसी का आईपीओ लिस्ट हुआ है। तो फिलहाल एक तरह से एलआईसी फिलहाल उन स्टॉक से थोड़ा दूर है, पर जैसे ही थोड़ा समय निकलेगा तो एलआईसी खुद अपने शेयरों को खरीद के भी उसकी प्राइस ऊपर ला सकता है। और आपको ये ध्यान रखना है कि फिलहाल तो एलआईसी को आने वाले समय अपने और शेयर रिलीज करने होंगे क्योंकि होल्डिंग को और 25% तक लाना होगा 5 सालों में। लेकिन ये आप समझ लो कि एलआईसी का बाजार के ऊपर बहुत सारा वर्चस्व है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जल्द ही एलआईसी की प्राइस आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। और एक तरफ दूसरी तरफ सरकार भी अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिश कर रही होगी कि एलआईसी के शेयरों में जो लोगों का जो भरोसा है वो कम हुआ है उसको बढ़ाया कैसे जाए। तो जल्द ही बम्पर डिविडेंड के ऐलान भी हो सकता है कि आने वाले समय 10 से 15 रुपये का डिविडेंड दिया जाए। तो ये अगर ऐसा होता है तो शेयर की प्राइस फिर से बढ़नी शुरू हो जाएगी। अगर 15 रुपये के डिविडेंड की घोषणा होती है तो वैसे ही प्राइस बढ़नी फिर शुरू हो जाती है। लोगों को लगता है कि 15 रुपये से हमारा क्या फ़ायदा होगा। आपको 15 रुपये का डिविडेंड नहीं देखना, बल्कि ये देखना कि जैसे ही डिविडेंड का ऐलान होता है तो फिर शेयर की प्राइस बढ़नी शुरू हो जाती है और उसका फ़ायदा आपको मिलता है। तो ये अनुज गुप्ता की तरफ से कहा जा रहा है कि आईएफएल की तरफ से कि जल्द ही सरकार 10 से 15 रुपये के डिविडेंड की घोषणा भी कर सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में आप देख लीजिए कि इसकी प्राइस बढ़ सकती है। तो बहुत सारी संभावना जिनके बारे में विचार किया जाएगा, एलआईसी भी करेगी और साथ में गवर्नमेंट भी करेगी, क्योंकि एक तरह से देखें तो एलआईसी के ऊपर एक बहुत बड़ा ये दाग लगा है और इतनी बड़ी कंपनी जो ऑलरेडी प्रॉफिट मेकिंग है उसके शेयरों की प्राइस नीचे जा रही है, तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर जो भी इसमें नई एंट्री कर चुके हैं उनको सिर्फ वेट एंड वॉच करना है। बिल्कुल आप अपने शेयर लॉस में न बेचें, थोड़ा सा वेट करें, जरूर इसकी प्राइस बढ़ेगी और आने वाले समय में बहुत ही बेहतरीन आपको रिटर्न मिलेगा और लगातार आपको डिविडेंड भी मिलता रहेगा, जिसके माध्यम से आपके शेयरों की जो प्राइस है वो बढ़ती रहेगी। आप ये समझ लो कि आपने एलआईसी की है तो यहाँ पर भी वही समझ के अपने निवेश को बनाए रखें, कम से कम 2 से 3 साल का समय दे, आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। एलआईसी बहुत मजबूत है और ये लगातार अपने एलआईसी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके भी बहुत पैसे कमाती है। तो ऐसे में आने वाले समय आपका जो डिविडेंड है वो भी बढ़ता जाएगा। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसमें निवेश अपना बनाए रखें। और एक बात का ध्यान रखें, अगर यहाँ पे और गिरावट होती है क्या संभावना बन रही है, तो फ्रेंड्स अभी भी गिरावट अगर जारी रहता है तो 815 का इसको पहला सपोर्ट मिलेगा। ये सपोर्ट टूटेगा तो फिर 804 तक स्टॉक जा सकता है। जो तीसरा सपोर्ट है वो 783 का है। तो फिलहाल अगर गिरावट बहुत होती है तो ये 780 तक जा सकता है। वैसे सबकी राय निकल के आ रही है कि 800 के आसपास आपको खरीदारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेयर वैल्यू हो जाती है। ऊपर की तरफ अगर फिर मूव करने लगेगा तो फिर 846 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो फिर 867 की प्राइस देखने को मिलेगी और वहाँ तक स्टॉक पहुँच गया फिर 878 तक भी जा सकता है। तो जल्दी आपको इसमें बेनिफिट देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा नजरिया लॉन्ग टर्म का रख के बने रहे। कोई चिंता की बात नहीं, एलआईसी बहुत मजबूत है और एलआईसी के पास बाजार में
टिके रहने के बहुत सारे उनके पास रास्ते हैं और वो अपने शेयरों को आराम से ऊपर लेके जा सकते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।